किया था, जो भी उसमें मैथमेटिक्स है और सुपर टेट में जो मैथमेटिक्स है और एसएससी जीडी में जो मैथमेटिक्स है, तो दोनों कॉमन पार्ट है, उनको लेके चल रहे थे। ठीक है, और इसके बारे में हमारा जो पहला जो वीडियो है वो आ भी चुका था। आज हम लोगों ने ये परमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, शून्य, सम और विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, इकाई का अंक ज्ञात करना, अभाज्य, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये पहला चैप्टर है, उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। ठीक है, कोशिश ये करना है कि इसको नोट ना करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिएगा बस। ठीक है, जितना नोट्स बनाओगे उतना टाइम भी लगेगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा कि क्या बोल रहे हैं और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, और जल्दी से उसको आप कैप्चर भी कर सको। नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, जितना मैं लिख सकूँ उतना लिखिए, क्योंकि नोट्स बनाते बनाते बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन पढ़ना कितना है ये भी तो देखो। नोट्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन नोट्स ऐसे बनाओ कि उसको जब पढ़ो तो बहुत जल्दी, अगर 2 घंटे में नोट्स बना रहे हो, जब उसको पढ़ो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपका पढ़ जाए। इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने जो डिवाइड किया था, तो उसमें जो पहला टॉपिक था उसी पे हम पहला टॉपिक क्या था, मैं दिमाग से उतर रहा हूँ, हाँ, अंकीय क्षमता एवं गणितीय संक्रिया। ठीक है, गणितीय संक्रिया का मतलब क्या हुआ, जोड़, घटाना, भाग, गुणा। ठीक है, जोड़ आपको आता होगा, घटाना आपको आता होगा। ठीक है, भाग आपको आता होगा, गुणा भाग आपको आता होगा। ठीक है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, आप लोग इतना सब कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उनका प्रयोग हम लोग करके इन्हीं जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनमें हम लोग उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसमें आपको गुणा आपको पता होना चाहिए। तो कुछ गुणा, जैसे 1 का गुणा 2 में किया जाए तो 2 आता है, और 1 का गुणा 3 में किया जाए तो 3 आता है। ठीक, एक तो आपको ये क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं हो तो बता देना कि जोड़ घटाना नहीं आता है, ये तो आता ही होगा ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये पता होना चाहिए। कौन इकाई अंक है, कौन दहाई अंक है, कौन सैकड़ा है, कौन हज़ार है, कौन 10,000 है। ठीक है, ये बिल्कुल ही आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो इसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो आता ही होगा ना, आना चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग इन पे बात करते हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो जैसा आपको समझ में आए वैसा आप बताना कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या चीज़ हमारी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या ऐसी होती हैं जिन्हें P और Q के रूप में लिखा जा सके। P बटे Q के, मतलब क्या हुआ कि जैसे P है और ये बटे में Q है, ऐसे कोई लिखा हो, यानी कि अगर ऑब्लिक करके मैं लिख दूँ यहाँ पे, यानी अंश और हर के नुमा लिखा जा सके। लेकिन जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 का किसी से भाग, किसी में भाग नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आई? ठीक है, क्या है कि जो ऐसी संख्या है जिन्हें P और Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में 4 लिख दूँ तो ये भी बटे में 1 ही है, ध्यान रख लेना ये सब चीज़ें। बटे में कितना है? 1, तो ये परमेय संख्या होती है। तो जिनके जैसे अपरमेय संख्या की बात करें, अपरमेय संख्या क्या हो जाएगी? जिन्हें P और Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √3। तो √3 है, इसके बटे में कुछ नहीं होता है, तो √3 को हम लोग अपरमेय संख्या बोलते हैं। परमेय और परमेय बस इतना ही डिफरेंस है कि कोई भी संख्या P और Q के रूप में लिखी हो, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, ठीक है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे मैं 0 कर दूँ कि 0 परमेय संख्या है, तो आप कहोगे 0 के बटे में तो 1 है, क्योंकि 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर हर क्या 0 है? हर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, और अपरमेय संख्या में हर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? परमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। और अपरमेय संख्या क्या हो जाती हैं?
जिन्हें p और बटे q यानी अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो ऐसे अगर हम आपसे कह दें एक पाई होता है, पाई, तो पाई कैसा है, तो पाई कहोगे आप अपर में है, क्योंकि पाई के बटे में कुछ नहीं है, पाई के बटे में आप लिख भी नहीं सकते हो, क्या लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके कभी कभी सवाल पूछ देते पाई कैसी है, तो आप अपर में संख्या कर सकते हो। तो जो भी सिंबल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सब अपर में होते हैं, ठीक। अच्छा, वो और जो परमेय होती है भिन्न, प्रत्येक भिन्न क्या होती है, प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है, ठीक है। क्यों, भिन्न कैसे लिखा जा सकता है, भिन्न तो अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। कैसे, अगर हम 4 लिख दें तो 4 कैसी है, 4 परमेय तो है लेकिन भिन्न नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लिखना है तो टाइम मेरा भी लगेगा और आपका भी लग सकता है नोट्स में, तो आप क्या करोगे, इसको समझने का प्रयास करें, जैसा भी आपको नोट्स बनाना है लिखना है आप लिख सकते हो उसमें, ठीक। तो आपके ये पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तीसरा पॉइंट क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ, ऐसी वो सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें या जिनका वर्ग किया जाए, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग किया जाए तो वो धनात्मक प्राप्त हो। मतलब कोई भी दुनिया की संख्या ले लो, वो हम उसका अगर वर्ग किया, जैसे -3 है, इसका अगर वर्ग करें यानी स्क्वायर लगा दे दोनों में तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 कैसी है, धनात्मक है। तो दुनिया की कोई भी संख्या अगर उसका हम लोग वर्ग कर दें यानी उसका स्क्वायर कर दें तो वो धनात्मक प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या है। यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित सभी संख्याएं, संख्या रेखा क्या होती है, नंबर लाइन ये होती है, ये भी 0 बीच में होता है, यहाँ से लेकर अनंत तक जाती है। कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाती है। यहाँ पे पीछे चलेगी -1 -2 -3 -4, तो ये अनंत तक, ये पॉजिटिव अनंत होता है और इस तरफ जाएगा तो निगेटिव अनंत होता है, बीच में 0 होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो इसमें जो भी प्रदर्शित की जाए वो सभी कैसी है, वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाती हैं। ध्यान रखना ना, क्या समझ में आया, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 अनंत तक चली जाती है, तो वो कैसी हो जाती है, प्राकृतिक संख्या है। यानी ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। और पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर हम इसी में शून्य लगा दें, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, अगर उसमें स्टार्ट 0 से कर दें, 0 1 2 3 4 5, तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। ओके, अब क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे ऐसे करके, यानी कि ना कोई दशमलव में होना चाहिए ना कोई बटे में होना चाहिए, पूर्णांक, यही तो है ना, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, अंक पूर्ण होना चाहिए, ना दशमलव में हो ना बटे में हो। तो पूर्ण अंक चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो वो पूर्णांक कहलाता है। क्या बोला मैंने, पूर्णांक, होल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं इसे, पूर्णांक नहीं सॉरी इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक यानी पूर्णांक होता है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब कुछ धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो +1 +2 +3 +4, और कुछ नकारात्मक नकारात्मक पूर्णांक संख्या होती है जैसे -1 -2 -3 -4, ये कुछ करके। फिर शून्य मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं शून्य। क्या है, एक शून्य एक सिंबल है ऐसा, ठीक है। शून्य का अगर हम किसी में जोड़ दें तो मान परिवर्तित होता है, नहीं होता है। शून्य अगर किसी से घटा दें मान परिवर्तित होता है, नहीं होता है। शून्य का अगर किसी में गुणा कर दे तो 0 हो जाता है, यानी 0 का किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो वो मान 0 हो जाएगा। अगर 0 का गुणा किसी संख्या में कर दिया जाए दुनिया की तो वो आंसर 0 हो जाता है, और 0 का किसी में भाग दिया जाए तो वो अनंत होता है, क्योंकि 0 से किसी का भाग नहीं दिया जाता। यही कारण है हर जो है वो कभी 0 नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है, वो अनंत बन जाता है, ठीक है। ओके, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं। सम और विषम संख्या आती हैं तो बहुत अच्छी, नहीं आती तो समझ लो। सम क्या होती है, सम ऐसी संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए,
ऐसे करके, जिसमें 2 का भाग चला जाए, यानी वो 2 बराबर भागों में टूट जाए। सम विषम क्या होती है? जो 2 बराबर भागों में टूट जाए। जैसे 8 है, 8 को 2 बराबर में तोड़ो तो 4 4 हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम होती हैं। सम, कितना सुंदर नाम लग रहा है, सम, यानी 2 का भाग चला जाए। विषम जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, ऐसे ऐसे करके, यानी जिनके आप 2 भागों में तोड़ ही ना सको। ठीक है ना? सम जिसमें 2 का भाग चला जाए, विषम जिसमें 2 का भाग ना जाए। ठीक है, बहुत इजी है, ये भी क्लियर हो गया। भाज्य संख्या, भाज्य क्या होती है? भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी संख्या से कट जाए। कहने का मतलब ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए 32 लिखा है, वो कोई भी संख्या 1 से कटेगी और स्वयं से कट जाएगी। ये तो हमेशा लागू है। कोई भी संख्या वो 1 से तो कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी, 1 से कटेगी और खुद से कट जाएगी। 32 1 32 कट गया। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है, और किसी दूसरी संख्या से और कट जाए। तो 32 4 से और कट जाएगी, 2 से और कट जाएगी। कहने का मतलब भाज्य संख्या क्या हो गई? ऐसी संख्या जिसमें 1 का और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए, तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? जो 1 और 32 मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे। जैसे अगर हम 11 कहें, 11 किससे कटेगी? आप कहोगे 1 से कट जाएगी और 11 स्वयं से कट जाएगी, और किसी से कटेगी? नहीं कटेगी। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य, उसमें अभाज्य में मतलब 2, आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, कौन सी संख्या क्या होती है ना? तो आपको ये ध्यान करना है कि संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। भाज्य क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं। ठीक है, भाज्य क्या कहलाएंगे? जिनमें किसी न किसी का भाग चला जाए। अभाज्य क्या हो गई? जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, यानी स्वयं और 1 के अलावा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, पॉइंट टू पॉइंट लिख गए हैं। अब क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करना। ये पॉइंट अच्छा है, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक बढ़िया पॉइंट है। इकाई का अंक का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम आपसे कहें 32 में गुणा करो 33 का, तो आप कहोगे इकाई का अंक कितना हुआ? केवल 3 दूनी 6। क्या हुआ? इकाई का अंक कितना हुआ? 3 दूनी 6। समझ में आया? तो हम लोगों को ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें देखना है इकाई का अंक क्या होता है। आपको ये पता होगा कि यहाँ पे इकाई होती है, ये दहाई होती है, ये सैकड़ा होता है। मान लीजिए जो भी संख्या लिखी हो, तो इकाई का अंक पूछेगा तो हमें लास्ट वाले नंबर पे ध्यान फोकस करना है और किसी भी संख्या पे नहीं। तो अगर हम आपसे कहें 4 3 2 1 प्लस 3 2 5 माइनस 3 ऐसा 2 2, तो आपसे पूछा जाए इसमें सॉल्व करके बताइए हमें इकाई का अंक क्या है, तो हमें सिर्फ इकाई का देखना है। इकाई कितना है? 5 2 7, 7 में से 2 गया 5। क्लियर हो? तो इकाई के अंक में यही होता है, सिर्फ हमें इकाई पे फोकस करना है और बाकी सब चलना है। हमें क्या करना है? हमें तो आंसर से मतलब, तो आंसर से होगा वो इकाई का अंक ही दिया जाता है। ये तो नहीं पूरा का आंसर दिया रहा हो उसमें, है ना? हमें ऑप्शन भी तो देखने हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? तो अब इकाई का अंक हम लोगों के तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है ना, जैसे 17 की घात 32, इसमें इकाई का अंक बताइए, है ना? तो ऐसे सवालों में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती, मानता हूँ, ऐसे सवालों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब 17 हमें हर तो पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, लेकिन भाई 17 की घात 32 इसका कौन करे, यानी 17 का 32 बार गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 32 बार। इतना सवाल नहीं है, इतना टाइम है आपके पास। ऐसे सवालों में एक फंडा चलता है, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग तो अब में आप इकाई का अंक कर ही लोगे, है ना? ओके, तो लेकिन जब ऐसे किया जाए
तो क्या करोगे, देखो आप ये समझिएगा, जैसे हम आपका 2 का गुणा 2 करते हैं, ठीक, मतलब अगर 2 है तो इसमें इकाई का अंक कितना है 2, इसमें इकाई का अंक कितना है 4। अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 करते हैं, इसमें इकाई का कितना है 8, लेकिन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 4 बार करते हैं तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 6। क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक कितना हुआ 6। फिर जब 5 बार करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, तो कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इकाई का अंक कितना हुआ 32 में इकाई का अंक कितना हुआ 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एक है पहले में और ऐसा, यानी कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, और जैसे ही 5वां चला 5वीं बार आया तो पुनः वही इकाई का अंक आ जाता है। कहने का मतलब 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इनमें क्या हुआ इकाई का अंक, इनमें अलग अलग है। 2 की 1 इकाई का अंक अलग है, 2 की 2 पावर में जो है इकाई का अंक अलग है, 2 की घात 3 है उसमें इकाई का अंक अलग है, 2 की घात 4 उसमें इकाई का अंक अलग है। लेकिन जैसे 2 की घात 5 आया तो उसमें क्या हुआ, इकाई का अंक क्या हुआ सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या 4 बार तो अलग अलग देगा, लेकिन वो 5वीं बार में सेम देगा। तो इस 5 को क्या ले सकते हो आप, 2 की घात 4 और प्लस 1, तो 2 की घात 4 का जो है वो तो अलग अलग रहा, हमें तो इसका मतलब है तो इनटू में 2 की घात 1, तो ये जो है अंक यही तो डिसाइड कर रहा है इकाई का अंक। नहीं समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहीं पे 2 की घात 10 लिखें, अब तो क्लियर है ना। अब इसमें इकाई का अंक बताना है, 2 की घात 10 आपको पता भी और निकाल भी सकते हो, तो लेकिन हमें तो इस फंडे से निकालना है। तो इसको 4 के भाग में, इसको पार्ट में बांटो, यानी 4 के मल्टीपल में अलग करो। तो इसको क्या कर सकते हो, 2 8 प्लस 2 कर सकते हो। 8 से मैंने क्या किया, तो 2 का भाग लगा दिया। कैसे, अगर इसको दूसरे तरीके से, पहले ये समझ लो ना, इसको मैंने कहा क्या कहा कि 4 के गुणनखंड के रूप में लिख, तो मैंने 10 को क्या लिखा 8 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, हमें तो क्या करना है, इससे मतलब है, यानी 2 की घात 2, यही तो इकाई का अंक देगा, कितना हुआ 4, 2 का इकाई का अंक 4, ये वाला। नहीं तो आप बताओ 2 की पावर 10 का गुणा करते हैं, 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 24, 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की घात का 1024 आया और इकाई का अंक 4 हुआ। कहने का मतलब दुनिया में कोई सी भी संख्या दे दिया जाए, कोई सी भी, ठीक है, उसमें 4 का भाग लगा दीजिए और जो बच रहा है उसमें प्लस कर दीजिए। जो आगे का है वो बेकार है आपके लिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो मैंने क्या ऑप्शन में दिया था आपका ये, ठीक है, यही तो दिया था। तो क्या हुआ, जैसे 17 की पावर 32 दिखा है, तो इसमें 4 का भाग लगाओ, तो क्या हुआ, आप कहोगे तो सर तो पूरा लग गया है ना, ये तो पूरा लग गया, तो 4 गुणे 8, 8 चौको 32, ठीक है, पूरा लग गया, यानी प्लस में 0 बचा। तो आप ये नहीं करोगे अब कि 17 का पावर 0 होगा, वही काम चल जाएगा, 7 की पावर 0 आंसर 1 होता है, सबका 1 1 आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो हमें 17 से मतलब नहीं, हमें तो 7 से मतलब है, ठीक है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इस अभी देखो और एग्जाम्पल्स देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 7 की घात 0। अगर इसको हम एक स्टेप और आगे समझाने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, ये 17 की घात, अगर हम इसको 4 गुणे 7 करें तो यहाँ प्लस का 4 जरूर बचेगा भाई, 7 चौक 28 4 32, तो हमारा क्या बचा लास्ट में 7 की घात 4, यही तो बचा। अब इसका जो भी इकाई का अंक आएगा वो कर लेते हैं, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7, ये होगा 7 7 49, 49 7 कितना होता है
343 गुणे 7, 7 या 21, कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोग सवाल लगाते हैं। देखते हैं आप लोग पहुंच पा रहे हो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वहां तक। ठीक है, चलो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 513 की घात 512, नहीं 12 नहीं, फिर भाग चला जाएगा, 513 की घात 513। ओके, ये सब समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है मैंने? एक बड़ी तीन अंकों की संख्या है, उसमें घात भी जो है वो भी 3 अंकों की है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें इकाई अंक बताइए। तो मैंने क्या बोला है कि हमें केवल इससे मतलब है इकाई अंक में कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो। तो इसमें क्या हो गया? 3 की घात 513। ठीक, और मैंने क्या बोला, इसको 4 के भागों में डिवाइड करो। तो क्या हुआ? भाग लगाया इसमें 513 में, तो कितना हुआ? 4 एकम 4, ये तो हुआ। कितना हुआ? 1 बचा 11 हुआ यहाँ पे, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 3 बचा 33 हुआ, 4 अट्ठे 32, क्या बचा? प्लस का 1। अगर इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, यानी जो शेषफल बच रहा है हमें उससे मतलब है। ओके, तो हमें क्या हुआ? 3 की घात 1, यही तो बचा, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। जो 4 के फैक्टर में आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ? 4 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1 का 3 ही होता है। ठीक है, कितना सिंपल है। यानी इकाई का अंक कितना हुआ? 3। यहाँ पे अगर हम 13 की जगह 14 कर देते तो यहाँ 2 बच जाता, तो यहाँ पे 2 हो जाता, तो 3 की पावर 2, यानी इकाई का अंक कितना हो जाता? 9। ठीक है, सपोजली हम यहाँ पे 15 कर देते 14 की जगह, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 बच जाता, 3 की घात 3 हो जाता। तो 3 की घात 3 का आंसर कितना होता है? 27। तो इकाई का अंक कितना हो गया? सॉरी, इकाई का अंक कितना हो गया? 7। अगर हम यहाँ पे 4 कर देते, यहाँ पे अगर 16 कर देते, इसकी 5 की जगह कितना कर दें? 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, यानी 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे 3 की घात कितना हो जाएगा? 3 की घात 4, और 3 की घात 4 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 81। 1 है ना, सिंपल। ठीक है ना, यानी कि अगर देखा जाए तो 2 की घात 4 पे कितना हो जाएगा? 16, 6 बचेगा। ठीक है, उसको छोड़ो। कहने का मतलब क्या हुआ? पहले तो उसको 4 भागों, ऐसे ही आपके सवाल दे दिया जाए, जैसे 51 की घात 3, 4, 5 प्लस 52 की घात 5, 6, 2। ठीक, अब इसमें इकाई का अंक बताओ, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले 51 की घात 345 को, इस पर तो बहुत इजी है। यहाँ पे हल्का सा ट्रिक देखते हैं। 1 की घात दुनिया की कितनी भी हो, इकाई का अंक तो एक ही रहेगा ना। 1 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक एक ही रहेगा, प्लस। ठीक, दूसरा क्या कह रहे हैं? 2 की घात 562। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो इकाई का अंक बता रहे, कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसे गलत हो जाए। तो इसमें 4 का भाग लगाया हमने, तो 4 एकम 4, 1 हुआ 4 चौको 16, भाग रोटी मेहंदी 2 बचा। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें तो 2 की घात 2 से मतलब है ना। तो 1 प्लस 2 की घात 2 कितना? दोनों को जोड़ दिया, तो इकाई का अंक कितना हुआ? 5। क्योंकि इसमें भी कोई नंबर आएगा, इकाई का अंक होगा, और प्लस उसमें भी कोई नंबर आएगा और इकाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक ही इकाई का अंक के साथ तो ऐड होगा। तो वही तो हम दे रहे हैं आंसर इसका। ठीक है, तो इस पे आधारित जो प्रश्न मिलेंगे, जो भी बताया जाएगा, वो आपको क्वेश्चंस में करा दिए जाएंगे। तो मैंने तो एग्जाम्पल्स लिए हैं और इसको समझाने का प्रयास किया है, इकाई का अंक किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के आए हुए हैं। अब इकाई का सवाल ऐसे ही आता है। आगे के सवालों में क्या है? आगे के सवालों में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड, अब ये क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड यानी कोई भी संख्या है, सोचो जैसे मैं 64 लिख दूं, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो इसको काटना पड़ेगा। सबसे पहले छोटी संख्या था, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट गया, यानी 1 तक लाना है। तो अब लास्ट में तो 1 तो होता ही होता है अभाज्य गुणनखंड, और खुद सेम। ठीक,
लेकिन हमें तो अभाज्य चाहिए, तो एक अभाज्य संख्या में काउंट नहीं की जाती है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड? 6। ठीक है ना। तो कोई भी संख्या हो उसके कुछ ना कुछ अभाज्य गुणनखंड होते ही होते हैं। ठीक, तो किताब में बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, 3 4 6 के अभाज्य गुणनखंड करिए। और हाँ, ये देखो सवाल कितना अच्छा है। सवाल कह रहा है 1729, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? 1729 के अभाज्य गुणनखंड को बढ़ते हुए क्रम रखने पर, मतलब इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर पहले दो जो अभाज्य गुणनखंड उनके बीच में अंतर क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक बार फिर पढ़ते हैं। 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को क्रमागत रखने पर पहले दो अभाज्य गुणनखंडों के बीच में अंतर क्या है? तो सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड फाइंड करो। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा क्या? ऐसे करते हैं ना, 9 2 11, 11 1 12, 12 7 कितना होता है? 12 7 12 7 19 होता है ना। 11 1 12, 12 7 गलत तो नहीं है भाई? 1729 सही चल रहा हूँ मैं? सही है। तो ये 3 से कटने वाला नहीं है। ठीक, तो ये पहले किससे कटेगा? 7 से। ठीक, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, 32 हुआ, 7 चौको 28, 7 सत्ते 49। ठीक, कट गया। अब किससे कटेगा? अब काटो 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 11 से। 7 2 9, 9 में से 4 गया, 11 से कटेगा? नहीं कट पाएगा, 11 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 13 से। 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, फिर 19 से काटो, 19 से कम 19। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं कट पा रहा था, तो फिर भी दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, कैसे काटेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आए? 7 आया, फिर 13 आया, फिर 19 आया। इसका मतलब क्रमागत ही लिखे हैं, पहले 7 छोटी है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहले जो दो हैं इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 13 में से 7 गया 6। था ना सवाल? बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि पहले तो अभाज्य संख्या प्राप्त करो, कौन कौन अभाज्य हैं, है ना। फिर उनका जो सवाल में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से उसको डील करो, कौन सा सवाल क्या पूछा जा रहा है। तो अभी तक तो मैंने आपको इन सब के बारे में ही तो बताया है, कुछ एक्स्ट्रा बताया ही कहाँ, हर चीज़ों को सिखाया है। फिर क्या है? भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या? भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे एक टॉपिक है नया, भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे आपको 500 देते हैं, कितना? 500। 500 में कितने भाजक, यानी 500 को कौन कौन काट रहा है, ये आपको बताना है। ठीक, तो 500 को पहले तो गुणनखंड किया जाए। क्या किया जाए? 500 को गुणनखंड किया जाए। तो गुणनखंड करते हैं, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे समझ में आया होगा ना, दो की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो यही संख्या होगी भाजकों की। अगर यहाँ पे भी 3 की पावर भी होता तो उनको ऐड करके हम बता देते कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, जो भी, चलो ऐसा करते हैं, सवाल में जो भी आएगा उसको और डिटेल से समझ लेंगे, लेकिन हाँ पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, क्या हम क्या सवाल करने वाले हैं, कैसा सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो 500 को सबसे पहले काटो, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा? 250, फिर 2 से कट जाएगा 125। अगर हम लोग अब 5 से काटना चाहें तो 5 से कट जाएगा
5 दूनी 10 होता है, 5 25 होता है, फिर 5 से कट जाएगा 5 25, और ये 5 एकम 5। यहाँ पे लिखता हूँ तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। ठीक, तो भाजकों की संख्या कितनी हो गई अगर देखा जाए तो 3 2 5। क्यों? 2 की 2 जो है अभाज्य भाजक तो यही है, कितने हैं? 2 हैं और 3 है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न बदल रहा है, इसमें क्या कह रहा है? भाजकों की संख्या ज्ञात करो, यानी कितने भाजक हो सकते हैं। और अगर हम अभाज्य क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछें तो आपकी 2 इसकी और 3 इसकी, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, ओके। लेकिन अब जब ऐसे सवाल आते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अभाज्य गुण टोटल भाजक कितने होंगे, यानी कितने भाजक होंगे, तो इसमें 2 में 1 जोड़ देते हैं जो पावर होती है, और इसमें 3 में 1 जोड़ देते हैं, तो ये बना 3 और गुणा कर दे 3 1 4 दिया 12। ये भाजक है। टोटल आपके 12 संख्या ऐसी हुई जो 500 में भाग चली जाएगी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर यहाँ इतना इतना इससे भाग हो सकता है। बेटा 500 में भाग लगाना है ना, 2 का भी लग रहा है, 2 दूनी 4 है उसका भी लग रहा है, 2 पंचे 10 उसका भी लग रहा है, ठीक है ना, 5 दूनी 10 उसका भी लग रहा है, 5 25 उसका भी लग रहा है, और फिर 25 दूनी 50 उसका भी लग रहा है, और स्वयं 1 और 500 का भी तो लग रहा है। 1 का भी भाग तो 500 में जा सकता है, और 500 के भाग भी तो 500 में जा सकता है ना। इस तरीके से सवाल में मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि कौन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अभाज्य भाजकों की संख्या कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या डायरेक्टली काउंट करके रख देते हैं, लेकिन भाजकों की संख्या में गुणा करते हैं आपस में। चलो 1 2 सवाल और देखते हैं तो बात क्लियर होगी कि क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, कौन सा सवाल है? ये सवाल है। ओके, 240 सिंपल लेते हैं। 240 में एक सवाल कह रहा है अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए हमें, और दूसरा सवाल है भाजकों की संख्या। ठीक है, अब दोनों क्लियर हो जाएंगे क्या बात हो रही है। सबसे पहले इसके फैक्टर करिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120, फिर 2 छंग 12 0, फिर 2 से 2 तिया 6 0, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ओके, कट गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसको करो तो 2 की घात कितनी हो सकती है? 1 2 3 4, क्योंकि 2 तो 4 है, 2 की घात 4 गुणा 3 1 है और 5 1 है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ओके, ठीक, बहुत अच्छे। तो अभाज्य जो पहला अभाज्य भाजक कौन कौन है? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अभाज्य भाजक कौन कौन हुए? एक तो 2 हुआ और एक 3 हुआ और एक 5 हुआ। 2 हुआ, 3 हुआ और 5 है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कौन कौन हो गई? 3। कोई समस्या? बोलो। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होनी चाहिए भाई। अभाज्य भाजकों की पूछा गया तो 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, यही तो अभाज्य भाजक है। भले ही ये 4 हो, 2 तो 2 ही है ना भाई। 2 4 जगह लिखा हो तो आपसे बोले कितने अंक लिखे हुए हैं, तो जैसे आपको मैं लिख दूँ यहाँ पे 2 4 जगह ऐसे, तो आपसे ये पूछा जाए कितने अंक लिखे हुए हैं, तो आपको भी 4 अंक लिखे हुए हैं। बोला कौन कौन? 2 2 2 2 4 जगह लिख गया। ठीक है, कौन सा अंक लिखा हुआ है, कौन कौन से अंक लिखे हुए? तो आप क्या कहोगे? 2 लिखा हुआ है, वो 4 जगह लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये 2 जरूर 2 है, 4 जगह लिखा हुआ है, लेकिन अभाज्य जो संख्या है वो 2 ही तो है। 2 से ही भाग जाए, चाहिए वाले 2 से दे दो, चाहिए वाले ये, बात तो वही है ना।
तो अभाज्य भाजकों की संख्या क्या हो गई? 3। कौन कौन? 2, 3, 5। लेकिन भाजकों की संख्या पूछी जा रही, अब कितने भाज्य? तो यहाँ पे 2 की घात 4 है, तो 4 + 1, ठीक। फिर 3 है, 3 कितना है? 1 + 1। फिर 5 है, तो कितना है? 1 + 1, ठीक है। कोई समस्या? बस गुणा करो। ये कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 2। ये कितना हुआ? 2। 5 दूनी 10 दूनी 10 दूनी 20। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 20। अब ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे। इसमें नेक्स्ट सवाल दिया गया 50 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? 50 के समभाजकों की, यानी 50 को ऐसे भाजक बताओ जो सम संख्या हो और भाग दे रहे हो। तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। 2 से तो कट ही रहा है, ठीक है। 5 से कट रहा है, लेकिन 5 सम नहीं है। 10 से कट रहा है, ठीक है। 12 से तो कटेगा नहीं, 14 से तो कटेगा नहीं, 20 से भी नहीं कटेगा, 25 से कट जाएगा, लेकिन 25 सम नहीं है। फिर आगे किससे कटेगा भाई? 50, फिर 50 से ही कटेगा, ठीक। तो इसके भाजक कितने हो गए? 2, 10, 50। कितने हुए? 3। तो इस तरीके के आपको ये क्लियर होनी चाहिए ना पॉइंट, तभी तो हम लोग ऐसे छोटे मोटे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इनमें प्रयास करना कि क्या चीज़ मैंने बताई है, कैसा क्या है, इसको समझिएगा। फिर इस तरीके के सवाल ज़रूर लगाइएगा जो भी हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा वो देखता हूँ मैं। हाँ, वर्गों एवं घनों के आधार पर प्रश्न। तो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वर्ग और घनों के बारे में आएगा कि वर्ग क्या होते हैं और घन क्या होते हैं। और दूसरा क्या है, भगवित से वर्गमूल ज्ञात करना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बार बार चौक गिर रही है, हम सोच भाग, ठीक है। इसको सिखाएंगे, ठीक। वर्गमूल 2 तरीके से निकलते हैं, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो कभी कभी भाग विधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और गुणन विधि से भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों देखेंगे, जो भी प्रश्न आएगा वैसे ही, ठीक है। यदि दशमलव में वर्गमूल ज्ञात करना, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। यदि संख्या भिन्न में हो तो वर्गमूल निकालना, ठीक है, इसका भी देख लेंगे। ओके, ऐसे कुछ करके घातांक के बारे में बात करेंगे। यानी कल जो पहला चैप्टर है वो मैं ख़त्म करके और सवालों को भी प्रयास करूँगा कि आपको सवाल भी लगा दिए जाए, ठीक है। ओके, तो कल ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहला जो टॉपिक है इसमें, तो इसमें आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले गुणा, भाग, जोड़, घटाना आपको आना चाहिए। फिर इकाई-अंक भी क्लियर होना चाहिए। भाजक संख्या कितनी है, भाजकों की संख्या कितनी है, ठीक है। और ये सब परमेय, अपरमेय, वास्तविक, प्राकृत, पूर्ण संख्या जो भी लिखा हुआ है, शून्य, इनकी डिटेल्स जो भी मेरे समझ में आ रही थी वह आपको समझा सकूँ शून्य से, मतलब निचले स्तर से। कोई बहुत हैवी आपको रॉकेट साइंस नहीं दिया है, बहुत छोटी छोटी सी बातें बताई हुई हैं। 1, 2, 3 आपको सबको पता है, तो कहाँ कहाँ से काउंट हो गए, क्या इसका नाम दिया जाता है, वो आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो प्रयास करिएगा आप लोग इस टॉपिक जो भी है उस टॉपिक को आप थोड़ा बहुत सॉल्व करिएगा। प्रयास जितना करोगे उतनी ही गणित आपकी अच्छी ही होती चली जाएगी, है ना। जितना प्रयास करोगे उतना ही आपको बेटर फील होगा और आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके।